नमस्कार दोस्तों। अब तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा लुशन पढ़ने में। जैसा कि अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे, जब से हम लुशन आप लोगों को दे रहे हैं, लुशन का टॉपिक जब से प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी तक हम यही कहेंगे 100% मजा आ रहा होगा। दोस्तों, बुक कोई भी हो, किताब कोई भी हो, फंडा आपका जो है वो पढ़ने का वो सटीक होना चाहिए। अगर वो प्रोसेस को, वो चीजों को आप जान गए तो मैं 100% लिख के दूंगा, हाँ 100% लिख के दूंगा कि आपका सिलेक्शन होना तय है। हम हमेशा बोलते हैं कि किताब को उस तरह रीड कीजिए कि ताकि आपको एक भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आ जाए, आपसे छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि किसी भी बुक में जब आप सब्जेक्टिव चीज को पढ़ते हैं, यानी कि उसको जब कहानी की तरफ पढ़ लेते हैं, तब वो ना आपके माइंड में सेट हो जाता है, फिट हो जाता है और एक ऑब्जेक्टिव है। रटते रहो, रट्टा मारते रहो और माइंड भी सरदर्द, एग्जाम भी नहीं निकलेगा और समय भी बर्बाद हो रहा है, समय के साथ साथ आप भी बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों करें बताइए? आपके पास सारे किताब अवेलेबल है, हम जानते हैं सबके पास लुशन रहता है, स्पीडी रहता है, घटना चक्र रहता ही है, समझ रहे हैं ना? लेकिन उसका जो पढ़ने का जरिया होता है ना, प्रोसेस जो होता है ना, बिल्कुल इतना खराब, इतना गंदा होता है। उसको वही कैंडिडेट, उसके पास बुक है, हाँ वहीं से क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन वही कैंडिडेट जब एग्जाम पे बैठेगा, देखेगा ये क्वेश्चन उसके दिमाग में कम नहीं करेगा, क्वेश्चन आया कहां से, और वो कैंडिडेट बाहर निकलेगा, दो जितना पढ़े एक भी नहीं लड़ा, एक भी नहीं पूछा, पता नहीं कहां से पूछता है। अरे नहीं भैया, पूछा वहीं से, आप उसको देखे नहीं ठीक से, आप पढ़िए। आपके पास जितना बुक है ना, वो बुक आपका एग्जाम निकालने के लिए काफी है, आप उसको ठीक से पढ़ो, ठीक ना? और जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल तो हम लोग वायु दाब, वायुमंडल ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पवन। तो आइए अभी वीडियो को विजिट कीजिए, लास्ट तक बने रहिए और क्लियर समझ में आएगा। और जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, समझ में आता है, उसके बाद कॉपी में उसको लिख लीजिए ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े यूट्यूब पर। जब आप उसको कॉपी में लिख लेंगे ना, हम हमेशा बोलते हैं जब भी उसके ऊपर विचार कीजिए, उसके ऊपर मंथन कीजिए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए। उसके बाद जैसे ही भूलेंगे, बस किताब कॉपी को पलटाएं, हाँ देख लिया, हाँ बस माइंड में फिट हो गया। समझ रहे हैं ना? उस तरीका से आप जब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं, आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जहां भी पढ़ते हैं, जाते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपको वहां पर जो जिस क्लास में जाते हैं, आप सिर्फ वही चीज, अगर फिजिक्स के लिए गए हैं या केमिस्ट्री के लिए या मैथ के लिए गए हैं या रीजनिंग के लिए, आपको उतना ही जाते हैं, पढ़ाता है और वहां से आप निकल जाते हैं। और उसके बाद आपको ये नहीं देखने के लिए मिलता है कि अपना रणनीति कैसे बनाएं। और हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों, जब तक आप अपना रणनीति नहीं बनाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप केमिस्ट्री पढ़ते रहो, फिजिक्स पढ़ते रहो, करंट पढ़ते रहो, मैथ पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका रणनीति होना चाहिए। आप पर डे, हम आपको हमेशा बोलते हैं, शुरू दिन से अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, शुरू दिन से बोल रहे हैं, एक रूटीन बनाओ, रूटीन को फॉलो करो। यानी पर डे प्रत्येक चैप्टर को पढ़ो, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ो और प्रत्येक सब्जेक्ट से फिक्स करो इतना पढ़ना है। यानी कि अगर आज मेरे पास 5 घंटा टाइम मिला तो 5 घंटा हमारा किताब पर जाना चाहिए। अगर 8 घंटा मिला तो 8 घंटा हमारा किताब पर जाना चाहिए और प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है। और एग्जाम में ना फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है, मैथ भी रहता है, बायो भी रहता है, भूगोल भी रहता है, इतिहास भी रहता है। समझ रहे हैं ना? तो इन चीज़ों को अगर आप एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के पढ़ेंगे तो कैसे होगा? आपको पता है ना, आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम पे करोड़ों स्टूडेंट बैठने वाला है, कैसे उसको कैसे रौंदिएगा? अरे भाई, उसको रौंदना है ना। वो भले अलग बात है, लोग कह देता है कि तुम्हारा किस्मत बढ़िया होता है, इसलिए तुम 2 मिनट में निकाल लिया, तुम्हारा हो गया। भाई, हम कितना रात जगे हैं, कितना रात सोए हैं, वो तो हम ना जानते हैं। तो उस तरीका से पढ़ो, आपका होना तय है। आइए आज का क्लास देखते हैं, ठीक ना? तो दोस्तों, जैसा कि पवन, ठीक ना, जैसा कि बोले हम आज जो पढ़ेंगे, हम लोग पवन पढ़ेंगे, ठीक ना? इसमें क्या क्या चीजें हैं सारे पहले आपको हम बता देते हैं। जैसे पवन पढ़ेंगे, वायु धारा क्या है वो पढ़ेंगे, पवन की दिशा बदलने का कारण आखिर आप लोग देखते हैं, कभी पूरब से चलता है, कभी पश्चिम से, कभी पता नहीं कौन कौन दिशा से, मतलब कहते हैं उसका दिशा कंटिन्यू बदलते रहता है। या कभी कभी देखते हैं पश्चिम की दिशा से, और जैसे गर्मी सीजन आ गया ना, गर्मी सीजन में क्या होता है ना कि पवन दिखेगा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है, पछुआ पवन बोलता है उसको, हाँ बोलता है ना, इस तरह से आपके घर में बोलता होगा, पछुआ पवन चल रहा है, हाँ पछिया हवा चल रहा है, ऐसे बोलता है, पछिया हवा चल रहा है, बोलता है ना। तो एकदम अपना लैंग्वेज समझो, अपना लैंग्वेज है, ठीक है? उसके बाद दाब प्रवणता, ये सब क्या है, कोरियस प्रभाव क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण, भू घर्षण, फेरल का नियम क्या है, बाइज बैलेट का नियम क्या है, और इस फिगर को सारे को हम समझेंगे हम लोग। जैसा कि इस फिगर के अनुसार हम लोग कल भी समझे थे थोड़ा बहुत, और आज भी समझ लेंगे, ठीक ना? पवन, देखो पवन क्या है, हम लोग सिंपल जानते हैं, हमारे धरातल पर जो हवाएं बहती है उसी को पवन बोलते हैं। हाँ, क्षैतिज दिशा में, चलो ये धरातल है, ठीक है? ये क्या है? धरातल है, यानी पृथ्वी है,
ठीक है, इस पे पवन क्या है, बह रहा है, यानी कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बह रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों कि आखिर ये बहता क्यों है और ये किधर से किधर बहता है। बहाने हवा जो बह रहा है उसको हम पवन बोलते हैं, तो सिंपल है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि आखिर ये बहता क्यों है और किधर से किधर बहता है। हम कल ही बताए थे ये चीज कि जब किसी मेटल को गर्म करते हैं तो जो गर्म वाला भाग है वहां से ऊर्जा ठंडे दिशा की ओर, जहां जिधर ठंडा रहता है उधर चलता है। उसी तरह वायु भी जब बहता है तो उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब की ओर भागता है हमेशा, समझ रहे हैं ना। अब उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, अभी ये मत बोलिएगा कि नहीं जान रहे हम, ठीक ना। तो उच्च वायु दाब से हवाएं जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ता है। जैसे कि आपका घर है, आपका गांव है, आपके गांव में, सिर्फ आपका गांव का हम बात कर रहे हैं, आपके गांव में हर जगह समान वायु दाब नहीं है। आप देखिएगा दोपहर में कहीं कहीं एकदम लू, एकदम गर्म हवा बह रहा है, देखिए वहां पर जो जिस जगह पूरा गर्म हवा चल रहा है, गर्म हवा लग रहा है, उस जगह की जो वायु दाब होता है वो कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ेगा, ठीक ना, ताप बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, वायु दाब घटेगा, ठीक ना, घटेगा, ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ेगा वायु दाब घटेगा। ताप बढ़ने से वातावरण गर्म होता है, समझ रहे ना। ये सिंपल समझो, पन्नी प्लास्टिक है ना, उसको गर्म करते क्या होता है, वो पतला होते जाता है। हाँ, उसी तरह ताप बढ़ता है, वातावरण गर्म होता है, एयर जो है, एयर से नमी खत्म होते जाता है। जब नमी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पतला होते जाता है, समझ लो, वो पतला होते जाए, इतना पतला होता है मतलब उसका दाब घट जाता है। और हम बोलते हैं ना कि वायु जो है, वायु में दाब कब आता है, जो वायु में भार है उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है वातावरण पर, उसी को हम वायु दाब बोलते हैं। तो भैया जब उसमें भार ही नहीं है तो दाब कहां से, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ताप बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, लेकिन जब ताप उल्टा कर दो, ताप जब घटेगा जब, हाँ, तो वायु दाब क्या होगा, वायु दाब क्या होगा, ये बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। इस चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा और ताप घटेगा तो वायु दाब बढ़ेगा, ठीक ना। दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं, आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमेशा जो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जब नया क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट करके पढ़ के रखते हैं तो आपको एग्जाम पे ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है कि ओह ये तो नया क्वेश्चन है। नहीं भैया, वो नया क्वेश्चन भले है कि हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम उसे को पढ़ रखे हैं, समझ रहे हैं ना। वैसे पढ़ना है आपको, ये नहीं कि जो पढ़ा है, जो पूछा है उसी को पढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो भैया कितना पूछेगा, आप सोचो खुद कितना पूछेगा, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करो ना, समझ रहे ना। इस चीज को ध्यान रखना है। तो जैसा कि बोले कि जिस जगह पे ताप बढ़ेगा वायु दाब कम रहेगा, क्योंकि वहां पर नमी खत्म हो जाती है। और जहां पर ताप कम रहता है, जैसे आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वायु दाब, मतलब उसके एयर में क्या होता है, वहां पर नमी होता है, तो वहां पर वायु दाब ज्यादा मिलेगा। तो जहां पर वायु दाब ज्यादा मिलेगा, उस दाब से ज्यादा जिधर ज्यादा है, ठीक ना, यहाँ ज्यादा है, इधर है, ठीक ना, तो एयर की जो दिशाएं होगी प्लस से निगेटिव की ओर, यानी कि ज्यादा से कम की ओर, ठीक ना। जब भी एयर बहेगा यानी कि वो प्लस से, यानी ज्यादा से कम की ओर, यानी कि ज्यादा वायु दाब वाला एयर वो कम वायु दाब वाले एयर के जगह पे जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कम एयर वाला जहां पे कम वायु दाब रहता है, ये जो है ना, ये बिखर जाता है, तो ये इसका जगह लेने के लिए ये वहां से दौड़े चले आता है। आप इतना समझो, दो एक बाल्टी में पानी लेना और एक गिलास में पानी लेना, दोनों पानी को एक साथ गिरा देना। देखना कि गिलास वाला जो पानी है ना, उसको दाबने के लिए ये भागेगा, वो अपना जगह छोड़ेगा, वो भी फैलेगा, लेकिन उसको दाबने के लिए ये भागेगा उसके जगह पे, उसका जगह ये ले लेगा। बस सिंपल समझना है भैया, वही चीज तो समझना है। ज्यादा दाब वाला जो है एयर, वो कम एयर की तरफ भागता है। क्यों, क्योंकि ये कम रहता है, ये बिखर जाता है, और इसका जगह लेने के लिए वो वहां से यहां पलायन कर जाता है। इसी को हम पवन बोलते हैं। और हम लोग महसूस करते हैं, एयर जो चलता है क्या, हवा जो बहती है क्या, उसको देखते तो नहीं है ना, महसूस करते हैं। तो किस दिशा में जा रहा है हम लोग ये भी बोलते हैं, देखो रे पश्चिम दिशा से हवा आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों उधर का वायु दाब जो है उच्च है, और जिस दिशा में जा रहा है उधर का कम है, इसीलिए वो उधर से उधर जा रहा है। क्लियर? इसी को हम लोग हवा को पवन बोलते हैं, इसी हवा को पवन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वायुधारा क्या है। वायुधारा अभी तुम लोग देखें कि क्षैतिज पर जो बहता है उसी को पवन बोलते हैं, लेकिन कुछ हवाएं जो है वो ऊर्ध्वाधर चलती है। ऊर्ध्वाधर मतलब समझ रहे हैं ना, पृथ्वी तल से, इसको मिटा देते ना, हम मिटा देते जरा, इसको समझ गए हमने। इसको
पृथ्वी तल से हवा जो है ऊपर उठता है। जैसे कि हम कल भी पढ़ा रहे थे, भूमध्य रेखा एक ऐसा जगह है यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, समझ रहे ना। लंबवत गिरने के कारण क्या होता है, यहाँ का जो वातावरण होता है काफी गर्म होता है, यानी ताप बढ़ता है, यानी कि वायु दाब कम रहता है, और यहाँ की जो एयर है ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर हवाएं, वातावरण जो है शांत रहता है, इसीलिए इसको डोल्ड्रम भी कहा जाता है, कल भी पढ़ाए थे हम। तो ये जो एयर क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो ये जो ऊपर उठ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वायुधारा। क्या बोलते हैं, वायुधारा। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, वायुधारा। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में बहने वाले एयर को, वायु को क्या बोलते हैं, वायुधारा बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर बहने वाले वायु को वायुधारा बोलते हैं। हाँ, एयर करंट। ओके, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। पवन की दिशा बदलने का कारण, अभी तक तो हम लोग ये देखें पवन क्या है, कैसे, आखिर क्यों। हाँ, और उसके बाद वायुधारा। पवन की दिशा, आखिर दिशा क्यों बदलता है भैया, ये भी सोचने वाली बात है ना, वो दिशा क्यों बदलता है। चलो पश्चिम से आ रहा है, ठीक ना, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, पश्चिम से एयर इधर आ गया पूरब की ओर, देखिएगा पूरब से फिर इधर चला गया, फिर यहाँ इधर चला गया। तो ऐसा क्यों, कहने मतलब दोस्तों ऐसा क्यों, या फिर ऐसे क्यों, कहने का मतलब ये दिशा क्यों बदलता है। तो इसका कारण जो है वो पहले उसको देख लेते हैं, कौन कौन कारण है, कितने कारण से ये दिशा बदल रहा है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये क्या है, दाब प्रवणता बल भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे ना, आपको पता होगा, दाब प्रवणता बल भी पढ़ा चुके हैं। कोरियालिस प्रभाव, हाँ, अभिकेंद्रीय त्वरण और भूकर्षण, ये 4 मेन पॉइंट है जिसके कारण कि पवन अपना दिशा बदलते रहता है। हाँ, पहला तो है दाब प्रवणता बल, कोरियालिस प्रभाव दूसरा, तीसरा अभिकेंद्रीय त्वरण, चौथा है भूकर्षण। अब सॉरी, भूकर्षण नहीं, भूघर्षण, ठीक ना, यानी कि भूमि पर जो घर्षण पैदा होता है, बताएंगे इसके बारे में। तो हम लोग को पहले देखना है दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता होता क्या है, हम इसके पहले पढ़ाए हैं, वैसे हम थोड़ा बताते हैं। दाब प्रवणता क्या होता है दोस्तों, जब प्रेशर में यानी कि दाब में विभिन्नताएं देखी जाती है, असमानताएं देखी जाती है, उसी को दाब प्रवणता कहा जाता है। विभिन्नता मतलब समझे, अलग अलग क्या, ये चीज देखो, जैसे देखो आप अपने घर से चल गए, यहां से निकले, चलो स्कूल जा रहे हैं, ठीक ना, आप अपने घर से स्कूल की तरफ बढ़ गए, ठीक है। यहां पर आपको कहीं पर नदी मिल गया, हम इससे पहले समझाए थे, अभी थोड़ा समझा देते हैं। नदी मिल गया या तालाब मिल गया, आप जब इस जगह से चलेंगे, तो अगर दोपहर में चलेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर गर्म हवा या ठंडी हवाएं चलेगी, ठीक ना, ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवा। लेकिन जब मॉर्निंग में गुजरिएगा इस जगह से, तो आपको गर्म हवा मिलेगा। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों। हाँ, या फिर आप शाम में ही चल जाएंगे तो वैसा उल्टा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर दोपहर में ठंडी, शाम में जब जाएंगे तो गर्म हवा मिलेगा। ऐसा क्यों दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर ये जो ठंडी मिल रहा है दोपहर में, ये क्या कर रहा है ना, सूर्य का ताप जैसे उस पर गिर रहा है, वो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण हो रहा है, इसका मतलब एयर में नमी हो रहा है, एयर क्या कर रहा है, वो वाष्पीकरण जो हो रहा है वो एयर में मिल रहा है, जिसके कारण एयर में नमी आता है। तो एयर में भैया नमी आया मतलब एयर में भार बढ़ा मतलब दाब बढ़ा, तो दाब बढ़ा भैया यहाँ पर क्या होगा, वायु दाब अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जब आप सूखी जगह से गुजरेंगे, जहां रेत है, मिट्टी है, सिंपल रोड से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फिर गर्म लगेगा। तो यहाँ पर जब गर्म लगता है, इसका मतलब ये है ताप ज्यादा है, तो अब ये वायु दाब क्या होगा, कम होगा। वायु दाब क्या होगा, वही बोलता है कि दाब में अंतर जो होता है उसी को दाब प्रवणता बोलते हैं, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान रखिएगा, उसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। दाब में दूरी की प्रति इकाई पर दाब में परिवर्तन को ही, दूरी के प्रति इकाई पर दाब में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता बोलते हैं, ठीक ना। ये चीज क्लियर हो गया। अब दाब प्रवणता के पर पवन का दिशा क्यों बदलता है, बात तो ये है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग देखें कि दाब प्रवणता अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्लियर। तो दोस्तों जब अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, जैसा कि हम बोले जहां पर प्रेशर कम रहेगा, यानी कि वायु दाब कम रहेगा, उसका जगह लेने के लिए उच्च वायु दाब वाली हवाएं आएगा। अब बताओ कि यहाँ पर जो है दाब प्रवणता कम है, यानी वायु दाब जो है वो कम है, ठीक है, कम है। अब यहाँ पर वायु दाब उच्च है, यहाँ पर उच्च है,
ठीक है ना, यहाँ पर उच्च है। अब समझ लो यहाँ से उच्च और यहाँ पर भी कम है, वायु दाब क्या है, कम है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर इधर जा रहा है, यानी कि एयर जो है इधर से इधर बह रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये कम है तो ये इसका जगह लेने के लिए ये यहाँ से भागेगा इधर भी और इधर भी। देखो तो दिशा तो बदला है ना, वही कह रहा है कि दिशा, पवन का दिशा बदलने का एक और कारण है दाब प्रवणता बल। इसको एक और विधि समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो पृथ्वी जो है क्या है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है। चलो इसको एक ग्लोब की तरह बना देते हैं। ऐसे देखना, ऐसे ग्लोब रहता है ना, यहाँ पर देखो ग्लोब में ऐसे रहता है, हाँ ऐसे रहता है ना। ये चक्री क्या होता है, ये घूमता है, ये बड़ा स्थिर रहता है ग्लोब में, ये वाला भाग स्थिर रहता है, और ये क्या होता है, ऐसे घूमता है ऐसे, हाँ ऐसे ही रहता है ना यार। देखो ये है, ये बीच में क्या है, ग्लोब है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है। तो यही जब इसमें हर जगह जब हम कल पढ़ा रहे थे, इसमें हम बताए थे कि ये कटिबंध के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया, यानी ताप के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग ताप है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। यहाँ पर ताप ज्यादा है, दाब कम है, यहाँ पर ताप कम है दाब ज्यादा है, ताप कम है, दाब ज्यादा है। यहाँ ताप अधिक है, ताप अधिक है तो दाब कम है, दाब क्या है, कम है। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों जब देख रहे हैं अलग अलग जगह पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में ताप अलग अलग है, जिसके कारण उसका जो दिशा, एयर का चलने का दिशा है वो पलट जाता है। यानी कि जहां ताप कम रहेगा, जहां ताप कम रहेगा वहां पर दाब अधिक रहेगा। तो दाब भैया अधिक रहेगा तो प्रेशर यहां से इधर जाएगा कम की ओर। यहां पर अगर चलो यहां पर आपका ये समझ लो कि दाब जो है कम है, ठीक है ना, और यहां पर दाब अधिक है, दाब अधिक है, अधिक है। अब बताओ एयर जो जाएगा अधिक से कम की ओर, हाँ गया ना। और यहां पर भी समझ लो एयर दाब कम है, दाब जो है वो क्या है, कम है। तो यहां तो जाएगा ही, लेकिन दोस्तों इधर भी भागेगा। समझ रहे ना। इसीलिए बोलता है कि दाब प्रवणता भी एक ऐसा चीज है जो पवन की दिशा को बदलने में इसका भी एक वजह है। दूसरा है कोरियालिस प्रभाव। कोरियालिस प्रभाव क्या बोलता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं हम लोग। दोस्तों कोरियालिस प्रभाव बोलता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जैसा कि बताएं पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है और ये क्या करता है, अपने अक्ष पर क्या करता है, मूव होता है। तो वही बोलता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु जो है अपने दिशा से विचलित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, यानी कि उस दिशा से भटक जाता है। ये समझिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे थे, रास्ता भूल गए, दूसरे रास्ता में घुस गए, तो वही होता है विचलन हो जाना, यानी विक्षेपित हो जाना, यानी कि समझ रहे हैं, रास्ते से भटक जाना। वही बोलता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु जो है अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाता है। और इसका जो पहली बार जो इसको अनुभव किया वो किसने किया, कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया, कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में। कब किया, 1884 ईस्वी में। इसीलिए इस प्रभाव को कोरियालिस प्रभाव कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, समझ रहे हैं ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, हाँ घूर्णन के कारण वायु अपने दिशा से क्या होता है, विक्षेपित हो जाती है। बस इतना ही कहा कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने कहा, और ये 1884 में इसको पता चला ऐसा, और इसने ऐसा कहा, इसीलिए इस प्रभाव को कोरियालिस प्रभाव कहा गया। ओके, अब देखो इसमें अभी तो आप लोग को सिंपल दिख रहा है, पृथ्वी क्या होता है, अपने अक्ष पर मूव हो रहा है। अभी क्या बोले, कहीं पर प्रेशर और कुछ, कहीं पर दाब कुछ, तो जिसके कारण क्या होता है, पवन का क्या होता है, दिशा अपना बदलते रहता है। और इसका बारे में बताया, किसने बताया, कोरियालिस ने बताया। कब बताया, 1884 ईस्वी में। इसीलिए क्या नाम रखा गया, कोरियालिस प्रभाव। ओके दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या है, फेरल का नियम यही कहता है, इसी चीज को फेरल का नियम, फेरल जो है, फेरल भी अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक ना। कोरियालिस जो है इसी के बाद को ये दोहराता है, लेकिन इसने कहा था सिर्फ पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु अपने दिशा से विक्षेपित हो रहा है। और ये कहता है, फेरल साहब कहता है कि वायु जब भी यहां से गुजरा, ठीक ना, और वो उत्तर दिशा में जब भी जाता है, तो वो इधर नॉर्थ है ना, नॉर्थ दिशा में जाता है, तो वो बोलता है अपने दाएं और विचलित हो जाता है, दाएं और भाग जाता है। समझ रहे हो ना। तो दाएं और कैसे भागेगा, चलो इधर भाग गया, ठीक ना। यानी कि दोस्तों जब भी एयर उत्तर दिशा में जाएगा तो वो अपना दाएं और विचलित हो जाएगा, और जब भी एयर दक्षिण दिशा में आएगा वो अपना बाएं और विचलित हो जाएगा।
ऐसा बोलता है। समझ रहे ना, ये हम आपको दिखाए हैं, समझाने का एक तरीका है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, रोटेट कर रहा है, मूव हो रहा है। तो मूव हो रहा है, देख रहे हैं एयर जो है यहां से जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में गया, उत्तरी गोलार्ध में जाने के साथ ही वो क्या हुआ कि अपना दाहिने ओर देखो ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है ना। इधर से प्रेशर, इधर से एयर जा रहा है, ठीक ना। ऐसे तो इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, तो वही बोलता है दाहिने ओर मुड़ जाता है। लेकिन वही प्रेशर जब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, देखो यहां से ऐसे मूव होकर के आएगा ना, पृथ्वी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, घूम रहा है। तो ऐसे जब आ जाता है तो वो जब दक्षिणी गोलार्ध में आता है वो बोलता है कि बाएं ओर, देखो ये हो गया बायां, बाएं ओर मुड़ जाता है, ठीक ना। अभी बोला था, कोरियालिस ने बोला था कि भैया पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु जो अपनी दिशा से भटक जाता है, वही बोलता है। उसी को फेरल साहब बोलते हैं। फेरल साहब बोलते हैं भैया देखो पवन तो विक्षेपित होता है, लेकिन कहाँ कैसे होता है, ये बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन जब भी प्रवेश करता है तो वो दाहिनी ओर, समझ रहे ना, और जैसे ही वही पवन दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है वो बाएं ओर मुड़ जाता है। इसी को फेरल साहब ने दिया था, बोला गया था ऐसा ही, तो इसीलिए इसको फेरल का नियम कहा गया। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया, फेरल का नियम कहा गया। अब देखो बाइज बेलेट का नियम, बाइज बेलेट का नियम ये क्या बोलता है। तो दोस्तों बाइज बेलेट का नियम, बाइज बेलेट साहब ये बोलते हैं कि जब पवन उत्तरी गोलार्ध में जिस दिशा में बह रहा है, ठीक ना, अगर कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन के दिशा की ओर पीठ खड़ा करके खड़ा हो जाए, समझ रहे ना, पीठ खड़ा करके खड़ा हो जाए, सपोज दैट कि पवन इधर से इधर जा रहा है, ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में, और उसका दिशा किधर है, इधर से इधर है। अब देख रहे हैं दिशा जो उधर से इधर है, और इसके तरफ पीठ खड़ा करके हम खड़ा हो गए, यानी दिशा के उल्टा, यानी कि वो इधर से अगर इधर जा रहा है तो उसका दिशा किधर है, उधर है, हम ऐसे पीठ खड़ा करके खड़ा हो गए। तो वही बोलता है कि जब ऐसा करेंगे आप तो पवन की जो उच्च पेटी होगा, उच्च वायु दाब होगा, उसका दाहिना ओर होगा, और निम्न वायु दाब जो होगा वो बायां ओर होगा। बोलता है कि जब वायु उत्तरी गोलार्ध में, हाँ, जब कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पीठ खड़ा करके खड़ा हो जाए, उस दिशा में जिस दिशा में पवन का दिशा जा रहा है, यानी पवन का दिशा इधर है, तो आप ऐसे उसके दिशा किधर है, उधर है, और आप पीठ खड़ा करके ऐसे खड़ा हो गए, तो आपका जो उसका जो उच्च वायु दाब होगा उस व्यक्ति का दाहिनी ओर, और निम्न वायु दाब जो होगा वो बायां ओर होगा। समझ रहे हैं, अभी हम क्या बोले, उच्च वायु दाब से प्रेशर निम्न वायु दाब की ओर जाता है। देखो जा रहा है ना, उच्च वायु दाब इधर है, इधर निम्न वायु दाब है, निम्न वायु दाब है, तभी तो प्रेशर इधर ना मुड़ के इधर जा रहा है, इधर ना मुड़ के किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। देखो बतवा जो है, जो कोरियालिस साहब बोले वही चीज फेरल साहब भी बोले, और वही चीज बाइज बेलेट साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। ये बोलता है घूर्णन के कारण खाली होता है, ये साहब सिद्ध कर दिया कि आप जब उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे वो क्या बाएं दाहिने ओर मुड़ जाता है, जब वही आप दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो वो क्या होता है, बाएं ओर मुड़ जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों वही चीज, आप इधर से कर्ण पकड़ो या इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कहा रहा है वही बतवा, ठीक है। इतना तो क्लियर में आ गया समझ में। अब देखो तो इसमें मेन पॉइंट क्या क्या हो गया आपका, पहला तो पवन की दिशा बदलने का कारण क्या क्या है, दाब प्रवणता है, कोरियालिस प्रभाव है, और अभिकेंद्रीय त्वरण है, भू घर्षण है, फेरल का नियम है, बाइज बेलेट का नियम है। तीनों ये तो एक ही है, ठीक ना, तरीका अलग अलग है, खाली ध्यान रखिएगा किसने क्या कहा। ये क्या कह रहा है, घूर्णन के कारण, ये बोलता है उत्तरी गोलार्ध में एयर अपना दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाता है। ये साहब बोलता है कि जब आप पीठ खड़ा करके खड़ा होंगे उल्टी दिशा में, यानी वायु के दिशा के उल्टा खड़ा होंगे, तो आपका दाहिने ओर की तरफ उच्च वायु दाब होगा और बाएं तरफ निम्न वायु दाब होगा। दोस्तों समझ लो, समझ लेंगे ना आपको दिक्कत ना होगा। कौन क्या कह रहा है, खाली ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये चीज हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा आप देख लेते हैं, लास्ट आखिरी 2 पॉइंट है। अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक ना, वृत्ताकार पथ है तो भाई सेंटर भी होगा, सेंटर है तो इसका रेडियस भी होगा। आप ये देखो, आप मैदान में खेलने जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप ऐसा किए भी होंगे, हमको पता है, ऐसा करता भी है बहुत लड़का, और हम खुद किए हैं। क्या साइकिल कुछ गोल 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 घुमाते हैं, जब गोल गोल घुमाते हैं आप देखिएगा, आप अगर इस दिशा में जा रहे हैं, यानी कि इधर से आप इधर जब जा रहे हैं, इधर जा रहे होंगे, तो आपका जो ये अंदर वाला भाग है वो अंदर की ओर झुका रहता है, अंदर की ओर झुका रहता है। ऐसा इसलिए कि कहीं हम गिर ना जाए। जैसे आप अगर इधर से घूमेंगे तो आपका ये एरिया जो है ऐसे झुका रहेगा,
ताकि हम गिर ना जाए। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। जो बैलेंस बनाते हैं, जो आपको अंदर की ओर खींचता है बैलेंस बनाने के लिए, वहां पर एक त्वरण काम करता है जिसका नाम रखा गया है अभिकेंद्रीय त्वरण, और उसको ए से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है ए बराबर v स्क्वायर बाय आर होता है। v क्या है दोस्तों, वेग है, आर क्या है, त्रिज्या है। जैसा कि बोल रहे हैं, जब आप इस वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे तो आप जहां अगर यहाँ पे है ना तो आपका दिशा अभी इधर है, जब यहां पर आ जाएंगे फिर आपका दिशा इधर आ जाएगा, फिर यहां पर आएंगे तो आपका दिशा इधर आ जाएगा। दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि चाल स्थिर रहता है, ठीक ना, चाल स्थिर रहता है, ध्यान रखना, चाल स्थिर रहेगा, दिशा बदलेगा, समझ गए ना, दिशा जो है बदलता है, दिशा क्या होता है, बदलता है। चाल स्थिर रहेगा, दिशा बदलेगा, जब दिशा बदलेगा तो वेग उत्पन्न होगा। जब वेग तो उत्पन्न होगा ही, वेग तो है ही, वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण बोलता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। भैया बोलता है, जब वेग को बोलता है ये त्वरण, कि जब तुम अपने आप को परिवर्तित करेगा तो हम जन्म लेंगे, समझ रहे हैं ना। नहीं कि कोई गाड़ी जब आप चलाते हैं दोस्तों, रोड पर जब आप गाड़ी लेकर के जाते हैं तो आप देखते हैं कहीं ब्रेकर आ जाता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा ब्रेकर आता है, वहां पर क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं, आपका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे, बदला ना, कितना अंतर हुआ, 40 और 10, 30 का अंतर हो गया, वहां पर त्वरण उत्पन्न हो गया, समझ रहे ना, वहां पर त्वरण वही बोलता है। यहां पर भी वही होता है, कहीं पर कुछ और वेग, कहीं पर कुछ और वेग, कहीं पर और कुछ वेग, समझ रहे ना। और आपका दिशा भी बदल रहा है, चाल स्थिर, दिशा में परिवर्तन, जिसके कारण क्या होता है, वेग त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण ए बराबर होता है v स्क्वायर बाय आर। क्लियर। अब देखो इसके कारण पवन दिशा कैसे बदलता है। देखो पृथ्वी क्या है, एक तरह से गोली है ऑरेंज के आकार का, समझ रहे ना। ये क्या है, अपने अक्ष पर मूव करता है, तो वहां पर भी एक इसका सेंटर है। तो यहां पर जो वातावरण में जो एयर है, ये क्या करेगा, एयर को अपने ओर खींचेगा। एयर देखो इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती ये जो घूम रहा है, जबरदस्ती एयर को अपने तरफ खींचेगा। परिवर्तन हो रहा है ना, जाना चाह रहा है उधर, जा रहा है उधर, लेकिन इधर खींच रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण भी पवन का दिशा बदलता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है, भूघर्षण। भूघर्षण क्या है, भूघर्षण भूमि के कण द्वारा उत्पन्न घर्षण को भूघर्षण कहते हैं। देखो वातावरण में क्या है, छोटा छोटा कण पाया जाता है, आप लोग को भी पता है, धूलकण पाया जाता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, आप चला के जाते हैं तो आप देखते होंगे आपके आंखों में कुछ से कुछ पड़ते रहता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सोएंगे, अगर आंख आप नहीं धोते हैं, तो जब आप सोकर जगेंगे, देखिएगा आपका आंख जो धूलकण क्या करता है, वो मिट्टी गर्दा पानी सब क्या करता है, काटते रहता है, तो आपका आंख के बाहरी परत पर वो बैठ जाता है। दोस्तों इस वही हम समझाना चाह रहे हैं, देखो धूलकण है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब दोस्तों, धूलकण का पता कैसे चलेगा, पता है, हाँ, उसमें एक गिरसा पानी डाल दो, जैसे देखो मिट्टी है, हाँ मिट्टी है, इस पे कोई गाछ है, कोई वृक्ष है, हाँ उस पर धूलकण है, आपको देखना है, आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा मतलब पानी डाल दो, देखना उसके बाद वो पत्ता जो है गंदा दिखेगा, समझ रहे, यानी कि उस पर धूलकण बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब दोस्तों, वातावरण में तो धूलकण है, उसी धूलकण के कारण क्या होता है, घर्षण पैदा होता है एयर में। एयर देखो क्या करता है, एयर देखो इधर से इधर जा रहा है, ठीक ना, और रास्ते में इसको धूलकण मिल गया, अब इससे टकराया तो क्या कर रहा है, इसका दिशा बदल गया, इधर जा रहा था इधर, लेकिन आ गया इधर, यहाँ पर फिर वो धूलकण मिल गया, और यहाँ से टकराया तो इधर आ गया, जा रहा था इधर लेकिन आ गया इधर। तो कहने का मतलब दोस्तों, धूलकण भूघर्षण के कारण भी पवन का दिशा बदलता है। क्लियर। और ये सिर्फ दिशा ही नहीं बदलता है, इसके वेग को भी कम कर देता है। सोचो जरा, इससे टकराएगा क्या होगा, इसका वेग घटेगा ही घटेगा, यानी कि एयर का वेग घटेगा, पवन का वेग घटेगा ही घटेगा। और एक चीज और, भूघर्षण जो है 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, वातावरण में, वायुमंडल में 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक धूलकण फैला हुआ है। ओके, और भूघर्षण कम करता है। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। और एक चीज और, ये चीज जो है समुद्री इलाके में कम पाया जाता है, शांत नाम मात्र के बराबर, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि धूलकण वहां पर पाया जाता है जहां पर वायु में नमी नहीं रहेगा। जहां वायु में नमी रहेगा, धूलकण को बैठा के रखता है, वहां पर धूलकण कम देखने के लिए मिलता है। जैसे आप बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कि आप बाइक भी चलाते हैं, आपको एकदम आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वही आंधी तूफान रहता है या हवाएं चलती है तो आप देख नहीं पाते, चलाना तो दूर, सामने आप देख नहीं पाते, इतना गर्दा उठता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जहां नमी रहेगा वहां ये चीजें कम रहेगा, धूलकण कम रहेगा तो भूघर्षण भी कम होगा।
समझ रहे हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इतना कुछ हम लोग आज पा रहे हैं और हम यही कहेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आया होगा और इसी तरीके से आपको भी पढ़ाई करना है खुद से। और वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।